गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से जीएसटी पढ़ रहे हैं, इंडायरेक्ट टैक्सेशन पढ़ रहे हैं 50 मार्क्स का सी एंटर के लिए। हमारा फर्स्ट चैप्टर कवर हो गया था और उसके हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एमसीक्यू के सॉल्व कर दिए थे और उस चैप्टर को रिवाइज भी कर लिया था। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्ले लिस्ट में जाके उस चैप्टर को देख लें। अब हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे इंडायरेक्ट टैक्सेशन में, जीएसटी में, सप्लाई अंडर जीएसटी। आपने ये तो पढ़ लिया कि जीएसटी सप्लाई पे लगता है। सप्लाई मतलब आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं, चाहे सप्लाई के में सेल के नाम से दे रहे हैं, चाहे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, चाहे बार्टर कर रहे हैं और एक्सचेंज कर रहे हैं, वो सप्लाई होगा। अब सप्लाई में कौन कितनी कैटेगरी आएंगी, मतलब कई बार होता है कि माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर हम फ्री में कोई चीज़ दे रहे हैं, तो इस चैप्टर में आपको क्या क्या सीखना है कि अगर आप विदाउट कंसिडरेशन देंगे, फ्री में किसी को कोई चीज़ सप्लाई करेंगे तो क्या जीएसटी देना होगा। अब गुड्स किसे माना गया और सर्विस किसे माना गया उसकी कैटेगरी इसमें बताई गई है, क्योंकि गुड्स पे भी लगेगा जीएसटी और सर्विसेज पे भी लगेगा। वैसे अब डिफरेंस करने से तो कोई मोटिव नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज जीएसटी देना होगा। पर पहले देखिए बहुत कन्फ्यूज़न होता था। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ कि पहले क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी। जैसे सपोज़ आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, होटल्स में जाते हैं आप, तो उसने फूड का बिल बनाया रेस्टोरेंट वाले ने आपके लिए 1000 रुपीज़ का, तो आपने फूड वहाँ पे खाया, ठीक है, कंज्यूम किया, प्लस उसने आपसे सर्विस दी तो सर्विस चार्जेस भी लिए अपने बिल में 500 और टोटल 1500 का बिल बना के उसने दिया, ठीक है। पर जनरली बिल ऐसे बना दिया जाता था, वो अलग से सर्विस चार्जेस नहीं दिखाते थे, कई लोग आपको 1500 का ही बिल बना देते थे। इसमें गुड्स की वैल्यू भी आ गई और उनके सर्विस चार्जेस भी आ गए। सर्विस भी तो दे रहे हैं, आपको एक हाइजीनिक प्लेस देते हैं बैठने के लिए, आप वहाँ पे उस एम्बियंस का, उस माहौल का फ़ायदा उठा सकते हैं। कई होटल म्यूज़िक सिस्टम भी होता है, कई में लाइव म्यूज़िक होता है, बहुत सी फैसिलिटी देते हैं। तो सर्विस भी दी जाती है होटल रेस्टोरेंट में और खाना भी सर्व किया जाता है, वेटर आके सर्व भी करता है। अब बिल बना दिया 1500 का। अब ये कंबाइंड बिल है, इसमें गुड्स की वैल्यू नहीं पता कितनी है और सर्विस की वैल्यू नहीं पता कितनी है, ठीक है। क्योंकि पहले ऐसी प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि आपको फूड पे तो क्या लगेगा, वैट। पहले वैट लगता था जिसे आप सेल्स टैक्स बोलते थे, वैल्यू एडेड टैक्स बोल रहे हैं या सेल्स टैक्स, ये तो स्टेट गवर्नमेंट लेती थी, राइट। और बाकी जो सर्विस की वैल्यू है उस पर क्या लगता था, सर्विस टैक्स, और इस पर क्या लेती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी टैक्स। अब बिल तो कंबाइंड बना दिया रेस्टोरेंट वाले ने, होटल वाले ने। अब कैसे पता चलेगा कि इसमें फूड की वैल्यू कितनी है, सर्विस की वैल्यू कितनी है। जैसे यहाँ पे अगर ऐसे बिल बनाता, फूड की वैल्यू इतनी है, सर्विस की वैल्यू इतनी है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। फूड की वैल्यू पे वैट लग जाता, सपोज 10% रेट है तो इस पर 100 रुपीज़ का वैट लग जाता, और सर्विस टैक्स की रेट भी 10% तो 50 रुपीज़ का सर्विस टैक्स लग जाता। टोटल 150 100 तो वैट के नाम से कलेक्ट होते, 50 रुपीज़ सर्विस टैक्स के नाम से कलेक्ट होते, और टोटल 1650 वो कस्टमर से लेता। 1500 तो अपनी फूड की और सर्विस की वैल्यू है, फूड पे 10% वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स सेल्स टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट लेगी 100 रुपीज़ लगाया, और सर्विस टैक्स की रेट सपोज 10% है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी 500 पे, 500 पे, सर्विस टैक्स 10% 50, कस्टमर से आप 1650 कलेक्ट करते थे। पर प्रॉब्लम तो वहाँ आती थी जहाँ पे कंबाइंड बिल बन जाता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा, आपके घर में कोई फंक्शन है, शादी है, तो एक तो तरीका है कि गार्डन आप बुक कर लें, बाकी आप कैटरिंग वाले आप खुद अरेंज करें। पर आजकल लोग क्या करते हैं, सीधे होटल वालों को ही कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि भैया खाना भी तुम्हें अरेंज करना है, कैटरिंग के लोग भी तुम्हें लेके आने हैं और जगह भी तुम्हें देनी है। तो होटल वाले दोनों काम कर रहे हैं, वो सर्विस भी दे रहे हैं और गुड्स भी आपके लिए अरेंज कर रहे हैं। तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती थी पहले कि अब इसमें कैसे बाइफर्केशन होगा कि भाई फूड की वैल्यू इतनी है और सर्विस टैक्स की वैल्यू इतनी है। तो एक रैंडम रेशो दे रखा था 60-40, गवर्नमेंट ने रेशो दे रखा था 60-40 पहले, कि अगर ऐसे पता नहीं चलता है, कंबाइंड बिल है, कंबाइंड सर्विस भी है और उसमें गुड्स की वैल्यू भी है, तो 60% मान लीजिए गुड्स की वैल्यू है, यानी 1500 में से 900 मान लीजिए गुड्स की वैल्यू है, इस पर तो वैट लगेगा जो आपको स्टेट गवर्नमेंट को देना है, और से 40% यानी 600 मान लीजिए सर्विस टैक्स की वैल्यू है, सर्विस टैक्स इसको देना है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये प्रॉब्लम आती थी। ऐसे ये एक एग्जांपल है, तो और भी बहुत से केसेस होते थे। तो इसे जीएसटी में सॉल्व किया गया है। जीएसटी में क्लियरली बताया गया है, या तो ये गुड्स माना जाएगा या सर्विस, भले ही उसमें कंबाइंड हो, भले ही उसमें गुड्स की वैल्यू भी इंक्लूड हो और सर्विस की वैल्यू भी इंक्लूड हो। पर जीएसटी वालों ने शेड्यूल सेकंड है, शेड्यूल सेकंड में आप पढ़ेंगे, स्केड्यूल सेकंड बनाया है, शेड्यूल सेकंड बनाया है, जिसमें जीएसटी वालों ने साफ साफ बताया है कि या तो वो गुड्स माना जाएगा या वो सर्विस। अब ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा गुड्स का पार्ट मान लो और थोड़ा सर्विस का पार्ट मान लो। तो इस चैप्टर में आपके कॉन्सेप्ट ये भी क्लियर होंगे कि किसे गुड्स की कैटेगरी में रखा गया है, किसे सर्विस की कैटेगरी में रखा गया है। इस चैप्टर में आप ये भी पढ़ेंगे कि फ्री में कोई काम करते हैं, विदाउट कंसिडरेशन भी आप किसी को कोई सामान देते हैं,
तो क्या जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। यानी इस चैप्टर का बेस है ये चैप्टर अगर आपको समझ में आता है बहुत इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है। ओवरऑल टैक्सेशन सभी लेवल पे इजी होता है, चाहे आप सीए इंटर में हो चाहे सीए फाइनल में हो। ये माइंड का गेम है। आप किसी सब्जेक्ट को अगर टफ मानते हैं तो आपके लिए टफ होता है। जैसे आप बचपन में आप मैथ्स पढ़ते थे तो बहुत टफ लगती थी, पर जैसे जैसे आप बड़े होते गए आपको लगा मैथ्स भी कोई टफ नहीं है। आप थोड़ा सा अगर उस पर ध्यान दें, कॉन्सेंट्रेट करें तो वो ईजिली समझ में आ जाती है। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। सप्लाई अंडर जीएसटी, सप्लाई पे ही लगता है जीएसटी। सप्लाई के बारे में पढ़ाया गया है आपको यहाँ पर। ये तो नहीं पढ़े, डायग्राम तो आगे ही आ जाएंगे। खैर चैप्टर ओवरव्यू तो बाद में हम एक एक करके टॉपिक लेंगे इनको। इंट्रोडक्शन। टैक्सेबल इवेंट, ये पहले भी आया है आपको, इनकम टैक्स में बताया था। टैक्सेबल इवेंट क्या होता है? इवेंट मतलब कोई घटना, टैक्सेबल मतलब आप टैक्स पे करने के लिए लायबल हो जाए। टैक्सेबल इवेंट का मतलब होता है, अगर शुद्ध हिंदी में नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए, कि ऐसा कोई भी काम करना जिससे टैक्स लायबिलिटी अट्रैक्ट हो, यानी आपको टैक्स देना पड़ जाए। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे टैक्स अट्रैक्ट होता है, टैक्स लायबिलिटी आपकी इंकर्ड होती है, पेमेंट करना पड़ेगा टैक्स को, तो उसे इनकम टैक्स में भी और जीएसटी में भी टैक्सेबल इवेंट बोलते हैं, और कस्टम में भी। ये टैक्सेबल इवेंट मतलब ऐसी कोई भी घटना, कोई भी काम करना जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी अट्रैक्ट हो, आप इनकम टैक्स या जीएसटी पे करने के लिए लायबल हो जाए या कस्टम ड्यूटी पे करने के लिए लायबल हो जाए, उसे आप टैक्सेबल इवेंट बोलते हैं। जैसे इनकम टैक्स में क्या, इनकम आप कमाएंगे तो टैक्स देना होगा, तो इनकम अर्न करना एक टैक्सेबल इवेंट हुआ। ऐसे जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट क्या है? सप्लाई। अगर आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस किसी को देते हैं, सप्लाई करते हैं, तो इस पर जीएसटी आपको देना होगा। कस्टम में क्या होगा? इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अगर आप इंपोर्ट करते हैं किसी प्रोडक्ट का या एक्सपोर्ट करते हैं किसी प्रोडक्ट का, तो आपको कस्टम ड्यूटी देनी होती है, आप सीए फाइनल में पढ़ेंगे। तो टैक्सेबल इवेंट मतलब कोई भी ऐसा काम करना जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी इंकर्ड हो, आप टैक्स पे करने के लिए लायबल हो जाए, उसे बोलते हैं टैक्सेबल इवेंट। और जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट क्या है? सप्लाई करना। अ टैक्सेबल इवेंट इज एनी ट्रांजेक्शन, ये कोई भी ट्रांजेक्शन हो सकता है, व्यवहार हो सकता है। ट्रांजेक्शन होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन से है, पर्सनल ट्रांजेक्शन की यहाँ बात नहीं की जा रही कि पड़ोस के घर से खाना आया, कोई सामान आया। जैसे इंडियन कल्चर ऐसा ही है कि कोई पड़ोसी ने हलवा बनाया, उसने आपके घर भिजवाया, आपने भी फिर दोबारा कोई स्वीट डिश बनाई, उसके घर भिजवाई, तो ये भी सप्लाई हुआ। पर ये पर्सनल ट्रांजेक्शन हुआ। यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन आते हैं 11th से आप पढ़ रहे हैं अकाउंट्स में, और टैक्सेशन जब भी आप कॉमर्स की बात करते हैं, हम पर्सनल ट्रांजैक्शन को इग्नोर करते हैं, केवल बिजनेस ट्रांजैक्शंस की बात की जा रही है। यानी कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ है और अकरेंस हुआ है, दैट रिजल्ट, जिसका परिणाम क्या है, इन अ टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस, आपको कोई टैक्स देना पड़ेगा। यानी आपने कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन किया है, घटना की है जिससे आपको कोई टैक्स देना पड़ेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टैक्सेबल इवेंट बोलते हैं। बिफोर लेवाइंग, लेवाइंग मतलब चार्ज करना, बिफोर चार्जिंग भी बोल सकते हैं, पर आपको लॉ में मैंने बताया था पहले भी, लॉ के वर्ड ही यूज़ करने हैं एग्जाम में। अगर हम यहाँ चार्जिंग वर्ड लिख देंगे, मीनिंग सेम ही है, पर टीचर उतने अच्छे मार्क्स नहीं देगा। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, आप जब भी पढ़ाई करें किसी भी सब्जेक्ट की, मॉड्यूल को ही बेस माने, एक दो बार मॉड्यूल को ढंग से रीड कर लें, कम से कम 3 टाइम्स तो आपने मॉड्यूल को रीड किया हो, चाहे आप कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़े हो, चाहे ऑडिट हो, चाहे टैक्स हो, चाहे अकाउंट्स हो। बाकी आपकी इच्छा है, आप कोई भी रेफरेंस बुक यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे, पर सारा पेपर इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से ही आएगा। और आप पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्टिव भी आएंगे 30 मार्क्स के, तो इंस्टीट्यूट अपनी ही बुक से बनाएगा ऑब्जेक्टिव। तो अगर आपने एक एक लाइन पढ़ी है, भले ही आपने याद नहीं करी, पर आपने 3 to 4 टाइम्स किसी चीज़ को पढ़ा है, तो एटलीस्ट उसका 60-70% तो माइंड में रह ही जाता है। इससे सारे मॉड्यूल को बेस मान के आप उसमें से पढ़ाई कीजिए फर्स्ट, और कोशिश करिए मॉड्यूल की लैंग्वेज ही आप लिख सकें एग्जाम में। कम से कम 60-70% मॉड्यूल की लैंग्वेज हो। 100% तो कोई रट्टा नहीं लगा सकता किसी भी लैंग्वेज का, मतलब मॉड्यूल का अगर लगा सकता है तो अच्छी बात है, पर ऐसा हो नहीं पाता। आप मिक्स करेंगे थोड़े बहुत वर्ड, पर कोशिश कीजिए कि लॉ में जो वर्ड आ रहे हैं आप उन्हीं को यूज़ करें, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिलें। बिफोर चार्जिंग एंड लेविंग एनी टैक्स, किसी भी टैक्स को लगाने से पहले टैक्सेबल इवेंट नीड टू बी असर्टेन। सबसे पहले हमें ये पता करना होता है कि टैक्सेबल इवेंट क्या है, मतलब किस स्टेज पे आप टैक्स लेंगे कस्टमर से। टैक्सेबल इवेंट आप पता करते हैं टैक्स लगाते समय। इट इज़ अ फाउंडेशन स्टोन, एक तरह से नींव का पत्थर होता है, ऑफ एनी टैक्सेशन सिस्टम, किसी भी टैक्सेशन में, क्योंकि जो टैक्सेबल इवेंट होता है उसी पे आपको टैक्स देना होता है। इट डिटरमाइंस, ये डिसाइड करता है द पॉइंट, वो बिंदु, एट विच टैक्स वुड बी लिवाइड, जिस पर टैक्स चार्ज किया जाएगा। मतलब टैक्सेबल इवेंट वो होती है, वो बिंदु होता है जैसे जो ये बताता है कि आपने अगर ये काम किया है तो फिर आपको टैक्स पे करना होगा। अंडर द अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम, अभी पहले की बात बता रहा है कि पहले के टैक्सेशन में क्या होता था। रेजिम मतलब एरिया। द फ्रेमवर्क ऑफ टैक्सेबल इवेंट इन वेरियस स्टैट्यूट वॉज प्रोन
टू क्रिएट, प्रोन मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होना, मतलब प्रोन का मीनिंग हो गया अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, जिससे आप भूल नहीं सकते। दुखदाई, दुखदाई बहुत टैक्सेबल इवेंट जो था बहुत दुखदाई था। टू कैटेना, कैटेना मतलब सीरीज थी, चेन थी ऑफ इंटरप्रिटेशन मतलब निचोड़ निकालना, डीप में एनालिसिस करना। रिजल्टिंग इन लिटिगेशन सिंस डिकेड, बहुत सारे केसेस, डिफरेंट केसेस इसमें अराइज, लिटिगेशन मतलब केसेस अराइज होते थे, प्रॉब्लम्स इसमें अराइज होती थी। क्योंकि एक्साइज ड्यूटी किस पे लगती थी, आप पुराने टैक्स को मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि एक्साइज ड्यूटी लगती थी। एक्साइज ड्यूटी को आप प्रोडक्शन टैक्स भी बोल सकते हैं। एक्साइज ड्यूटी प्रोडक्शन करने पे लगती थी, गुड्स के मैन्युफैक्चर करने पे लगती थी। अब क्वेश्चन होता है मैन्युफैक्चर किससे बोलेंगे। मैन्युफैक्चर का मतलब क्या लिया जाएगा यहाँ पे कि मैंने कोई प्रोडक्ट बना लिया, मैंने बनाया प्रोडक्ट खरीदे 3-4, उन्हें असेंबल किया, जैसे कंप्यूटर असेंबल होता है, सीपीयू आप लेते हैं, कीबोर्ड माउस ये सब असेंबल होते हैं, तो क्या असेंबल करना भी मैन्युफैक्चर माना जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे दिमाग में ही उठता है। मैन्युफैक्चर करना तो बनाना होता है कि कोई बना रहे हैं प्रोडक्ट फिर बेच रहे हैं, पर मैं बना ही नहीं रहा, मैं तो डिफरेंट प्रोडक्ट को जोड़ रहा हूँ। असेंबल करना तो समझ नहीं है, आपने डिफरेंट पार्ट्स खरीदे किसी चीज़ के और उसे असेंबल किया, उसे जोड़ किया और एक डिफरेंट प्रोडक्ट बनाया, तो क्या ये मैन्युफैक्चर माना जाएगा, इस पर एक्साइज ड्यूटी लगेगी। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते थे। गुड सर्विस का तो मैंने दे ही दिया एग्जांपल कि आपने कोई ऐसी कॉम्बिनेशन बनाई है जिसमें गुड्स की वैल्यू भी है, सर्विस की वैल्यू भी इंक्लूड है। अब कैसे पता चलेंगे इसमें गुड्स की वैल्यू कितनी है और सर्विस की वैल्यू कितनी है, क्योंकि गुड्स पे पहले क्या लगता था, वैट सेल्स टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट लेती थी, और सर्विस पे क्या लगता था, सर्विस टैक्स जो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी। तो डिकेड्स मतलब बहुत सारे दशक गुजर गए थे। अब ये दुखदाई था बहुत ज़्यादा पुराने टैक्सेशन, क्योंकि हमें बहुत सी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती थी। द कंट्रोवर्सीज लार्जली रिलेटेड टू इशू, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होती थी। कंट्रोवर्सी विरोधाभास, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है। रिलेटेड टू लाइक फॉर एग्जांपल वेदर अ पर्टिकुलर प्रोसेस अमाउंटिंग टू मैन्युफैक्चर नॉट, बताइए क्या ये मैन्युफैक्चर माना जाएगा नहीं माना जाएगा, क्वेश्चन ही उठता है। असेंबल करना। वेदर द सेल वॉज प्री डिटरमाइंड सेल, क्या ये सेल मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी पहले से। वेदर अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन वॉज द सेल ऑफ गुड्स, क्या ये गुड्स है और रेंडरिंग ऑफ सर्विस है एक्सेट्रा। मतलब पुराने टैक्सेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, जिससे लीगल केसेस क्रिएट होते थे और कोर्ट को भी प्रॉब्लम होती थी, इनकम टैक्स वालों को भी प्रॉब्लम होती थी, टैक्स डिपार्टमेंट को भी प्रॉब्लम होती थी, एसएससी को तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो ये सारी प्रॉब्लम अब हट चुकी हैं। फॉर योर नॉलेज मैं बता देता हूँ कि असेंबल करना भी एक मैन्युफैक्चर होता है। मैन्युफैक्चर का मतलब होता है कोई न्यू प्रोडक्ट आप एग्जिस्टेंस में लेके आते हैं, भले आपने वो बनाया हो रॉ मटेरियल से, तो भी आप कई प्रोडक्ट को मिक्स करके आपने बनाया हो तो मैन्युफैक्चर है। नॉलेज के लिए बता देता हूँ, कोई आपसे इंटरव्यू में पूछ रहे व्हाट डू मीन बाय प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर किसे बोलेंगे आप, जिससे कोई न्यू प्रोडक्ट एग्जिस्ट में आता है। पहली बात तो कोई न्यू प्रोडक्ट एग्जिस्ट में आता है जिसकी डिफरेंट आइडेंटिटी होती है और डिफरेंट यूज होता है और डिफरेंट नेम होता है। डिफरेंट आइडेंटिटी और नेम तो इसमें आ गया, यानी जिसका डिफरेंट नेम या आइडेंटिटी हो और डिफरेंट यूज हो जाए उसे आप मैन्युफैक्चर बोलते हैं। जैसे आपने कंप्यूटर अभी असेंबल पढ़ा, आपने मॉनिटर किसी और से खरीदा, कीबोर्ड किसी और से खरीदा, सीपीयू किसी और से खरीदा, तो जब ये अलग अलग है तब तो इन्हें मॉनिटर, सीपीयू और कीबोर्ड बोला जाता है, पर जब आप इन्हें असेंबल कर देते हैं तो इन्हें डेस्कटॉप या कंप्यूटर बोलते हैं। तो इसे डिफरेंट नाम हो गया, डिफरेंट यूज हो गया, तो ये मैन्युफैक्चर माना जाएगा, भले आपने डिफरेंट चीज़ों को क्या किया है, मिक्स किया हो तब भी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब ये जीएसटी की बात करेंगे। द जीएसटी लॉ रिजॉल्व मतलब सॉल्व कर दिया गया, उस इशू को हटा दिया गया है। दीज इशू बाय लेइंग डाउन वन कॉम्प्रहेंसिव मतलब ब्रॉड टैक्सेबल इवेंट, एक ही टैक्सेबल इवेंट में सारी चीज़ों को कवर किया गया, दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। अगर आप गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करते हैं तो आपको जीएसटी देना होगा। वेरियस टैक्सेबल इवेंट नेमली, जैसे पहले मैन्युफैक्चर पे एक्साइज ड्यूटी लगती थी, सेल पे क्या लगता था, वैट या सेल्स टैक्स, रेंडरिंग सर्विस पे क्या लगता था, सर्विस टैक्स, परचेज पे क्या लगता था, परचेज टैक्स, एंट्री टैक्स लगता था इनटू अ टेरिटरी ऑफ स्टेट एटसेट्रा। यानी पहले बहुत सारे टैक्स रखते थे डिफरेंट नाम से। दैट एग्जिस्टेड वो एग्जिस्ट करते थे प्रायर मतलब पहले, टू इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, जीएसटी के आने से पहले। हैव बीन डन अवे मतलब उन्हें हटा दिया गया, उन्हें दूर कर दिया गया है। विथ इन फेवर ऑफ जस्ट वन इवेंट, अब एक ही नाम लिखा गया सप्लाई। अगर आप सप्लाई करते हैं कोई चीज़ तो ही लगेगा जीएसटी, अगर आप सप्लाई नहीं करते यानी बनाकर अपने घर में रख लेते हैं, अपनी फैक्ट्री में रख देते हैं तो नहीं लगेगा। जब तक ये पैन मैन्युफैक्चर हूँ, अभी आप पढ़ेंगे और ढंग से, पैन में बनाता हूँ फैक्ट्री में और फिर बेचने के लिए बाहर निकालता हूँ फैक्ट्री से, पर मैं बना रहा हूँ फैक्ट्री में ही रख रहा हूँ, तो सप्लाई तो हो ही नहीं रही, तो अभी नहीं लगेगा जीएसटी।
जब मैं किसी को सप्लाई करूंगा, एक्चुअल में बेचूंगा, तभी इस पे जीएसटी चार्ज होगा। नेक्स्ट, द जीएसटी लॉ बाय लेविंग टैक्स, लेविंग मतलब चार्ज करना, बाय चार्जिंग टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। डिपार्ट फ्रॉम द हिस्टोरिकल अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेबल इवेंट, ये उससे अलग है जो पहले आप पढ़ते थे, हिस्टोरिकल मतलब पास्ट की चीज़ें। टैक्सेबल अंडर स्टेट वैट लॉ लगता था, पहले स्टेट गवर्नमेंट वैट लगाती थी। एक्साइज लॉ मैन्युफैक्चर पे लगता था, सर्विस टैक्स सर्विस पे, दैट इज सेल, सेल पे क्या लगता था, वैट। एक्साइज ड्यूटी लगती थी मैन्युफैक्चर, प्रोविजन ऑफ सर्विस रिस्पेक्टिवली। यानी जो ये कहना चाह रहा है पैराग्राफ कि जो जीएसटी है वो एंटायरली डिफरेंट है पहले जो लॉ बने हुए थे उनसे। इन द जीएसटी रेजिम, रेजिम मतलब एरिया, दायरा, द एंटायर वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज टैक्स, जो वैल्यू होती है गुड्स और सर्विस की उस पर टैक्स लगता है इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। इंटीग्रेटेड मैनर मतलब अलग अलग थोड़ी लगता है, आप गुड्स की वैल्यू को अलग बता रहे हैं, सर्विस की वैल्यू को अलग, एक इन दोनों को इंटीग्रेट करके, यानी चाहे आपने गुड्स बेचा हो चाहे जीएसटी बेचा हो, टोटल आपको ओवरऑल उस पर जीएसटी देना होगा। अनलाइक द अर्लियर इंडायरेक्ट टैक्सेशन, पहले के इंडायरेक्ट टैक्सेशन में क्या होता था, विच वर चार्ज इंडिपेंडेंटली, अलग अलग लिए जाते थे। मैन्युफैक्चर पे एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी, सेल ऑफ गुड्स पे वैट कौन लेती थी, आपकी स्टेट गवर्नमेंट लेती थी, प्रोविजन ऑफ सर्विस दे रहे थे तो सर्विस टैक्स। तो पहले क्या होता था, अलग अलग लगता था, एक्साइज ड्यूटी अलग लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, वैट आपका स्टेट गवर्नमेंट लेगा, सर्विस टैक्स आपका सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। पर अब ऐसा नहीं होता, अब इंटीग्रेटेड मैनर पे, कंबाइंड मैनर पे गुड्स और सर्विस पे एक ही टैक्स लगता है, जिसे आप जीएसटी बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये पैरा तो समझ में आ गया होगा। ये पैरा बस इतनी सी बात कहना चाह रहा है कि जीएसटी में सप्लाई पे ही लगता है जीएसटी। सप्लाई एक टैक्सेबल इवेंट है। टैक्सेबल इवेंट मीन्स मतलब आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी इंकर्ड होती है, टैक्स आपको पे करना होता है, तो उसे टैक्सेबल इवेंट बोला जाता है। और जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट क्या है, सप्लाई है। नेक्स्ट, रेलेवेंट डेफिनेशन दे रखी हैं। अब आप डेफिनेशंस पढ़ेंगे, वैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी जीएसटी में कुछ डेफिनेशन, यहाँ पे पढ़ेंगे। डेफिनेशन इसलिए दी गई ताकि ये चैप्टर आपको ढंग से समझ में आ जाए। सबसे पहले गुड्स की डेफिनेशन दी गई है। सर गुड्स की डेफिनेशन क्यों दी गई यहाँ पर, क्योंकि सर आप यहाँ पे जीएसटी पढ़ रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पढ़ रहे हैं आप लोग, तो आपको ये पता होना चाहिए कि गुड्स किससे माना गया है और सर्विस किससे माना गया है। ठीक है, ध्यान से हम इनका डीप एनालिसिस करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और आप अगर आप ढंग से सीए इंटर में ही पढ़ लेते हैं जीएसटी, तो फाइनल में आपकी 80% पढ़ाई हो चुकी होती है, आपको बस 20% एक्स्ट्रा पढ़ना होता है, जो कस्टम पे बेस्ड होती हैं चीज़ें। बेस आपका सीए इंटर में ही बन जाता है टैक्स का। देखिए, गुड्स की डेफिनेशन देने के पीछे लॉजिक बता ही दिया, क्योंकि जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, तो गुड्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले गुड्स किससे माना है टैक्स वालों ने। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी तो आप समझते हैं ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जिसे इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सके, मूव किया जा सके, जैसे फर्नीचर, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गोल्ड, ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, लैंड और बिल्डिंग तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जो ज़मीन से परमानेंट अटैच है, जिसे आप हटा नहीं सकते, ज़मीन से इजीली आप रिमूव नहीं कर सकते। अगर आप रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो डिमोलिश हो जाएगी वो बिल्डिंग, तो फिर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी को गुड्स नहीं माना गया है। और अभी आप पढ़ेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी ना तो गुड्स है ना ही सर्विस है। इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कोई जीएसटी नहीं लगता है, क्योंकि वो गुड्स की डेफिनेशन में भी नहीं आती और सर्विस की डेफिनेशन अभी आप पढ़ेंगे उसमें भी नहीं आती, क्योंकि जीएसटी लगाने के लिए ये ज़रूरी है कि या तो वो गुड्स हो या सर्विस हो, कोई चीज़ गुड्स और सर्विसेज पे लगता है जीएसटी। पर अगर वो गुड्स भी नहीं है, सर्विस भी नहीं है, तो कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। तो मूवेबल प्रॉपर्टी को ही गुड्स माना गया है। मूवेबल प्रॉपर्टी जिसे ईजिली एक जगह से दूसरी जगह आप मूव कर सकते हैं। और लैंड और बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि वो ज़मीन से परमानेंट अटैच होती हैं। लैंड बिल्डिंग पे कोई जीएसटी चार्ज नहीं होता बेचने पे, इसलिए आपने पढ़ा था स्टैम्प ड्यूटी आज भी लगती है। अगर आप अपना मकान, ज़मीन किसी दूसरे के नाम ट्रांसफ़र करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करनी होती है। तो एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी पे तो गुड्स है। अदर देन, देखिए अदर देन लिख दिया, तो ये नहीं, इन पे नहीं लगेगा, ये गुड्स नहीं है जो आप पढ़ने जा रहे हैं। एक तो मनी, मनी का मतलब है जो इन फैशन है, जो अभी चल रहे हैं, जो पैसा। वैसे अभी हम इसका डीप एनालिसिस करेंगे, इसमें मनी में क्या क्या आएगा और क्या क्या नहीं आएगा। अभी तो नॉलेज के लिए समझे, जो आपके पास पैसे हैं जो आप यूज़ करते हैं अभी, जो करंट में आरबीआई ने अलाउ कर रखा है, जो नए नोट आए थे, पुराने नोट तो बंद हो चुके, उसकी बात नहीं की जा रही। जो फैशन में है, जिसे आप दे के कोई सामान खरीदते हैं, वो मनी की बात की जा रही है, यानी करंट फैशन मनी जो अभी चल रही है। एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटीज पहले ही बताया था। सिक्योरिटी का मीनिंग कोई भी नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट जो कंपनी पब्लिक में इशू करके
पब्लिक से पैसा लेके आती है, तो कंपनी भी इशू कर सकती है शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड आपने पढ़ा था, और गवर्नमेंट भी इशू करती है। तो सिक्योरिटी तो एक कॉमन वर्ड है। सिक्योरिटीज का मतलब क्या है, आपको पहले ही फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था। कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल मतलब जिसपे जो इजीली एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो जाता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जैसे पब्लिक कंपनी इशू करती है, ठीक है, या प्राइवेट कंपनी इशू करती है। प्राइवेट कंपनी तो अपने मेंबर्स से पैसा ले सकती है, पब्लिक से तो ले नहीं सकती। और गवर्नमेंट इशू करती है बॉन्ड डिवेंचर, वो भी गुड्स नहीं माने जाते हैं। यानी अभी आप पढ़ेंगे शेयर जो होते हैं, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, इन्हें बेचने खरीदने पे किसी तरह का जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि इन्हें गुड्स की डेफिनेशन में नहीं माना गया है। यानी एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी आप बेच रहे हैं वो गुड्स है, उस पर जीएसटी लगेगा। अदर देन, पर मनी जो करंट मनी है, जो पुराने सिक्के वगैरह बंद हो गए भी आप पढ़ेंगे, वो तो मनी नहीं है, वो तो आउट ऑफ फैशन हो गए ना। पर जो मनी का मतलब यहाँ पे जो करंट मनी जो अभी चल रही है एट प्रेजेंट, आरबीआई ने अलाउ कर रखा है, जिसके देकर आप कुछ चीज़ खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। एंड सिक्योरिटी, शेयर मार्केट की बात करें, शेयर्स पे गुड्स नहीं है, मतलब मनी और सिक्योरिटीज़ को गुड्स नहीं माना गया है। और अभी आप पढ़ेंगे इन्हें सर्विस भी नहीं माना गया है। तो इन दोनों पे तो नहीं लगेगा जीएसटी, क्योंकि गुड्स और सर्विस में जीएसटी लगाने के लिए ज़रूरी है कि वो चीज़ या तो गुड्स मानी जाए या सर्विस मानी जाए, पर मनी और सिक्योरिटी गुड्स और सर्विस नहीं है। बट इंक्लूड, पर ये चीज़ें इंक्लूड हैं जो आप पढ़ने जा रहे हैं ना, ये चीज़ें इंक्लूड हैं, और जब ये इंक्लूड हैं तो इन पर जीएसटी देना होगा। एक्शनेबल क्लेम अभी आप पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा क्या होता है एक्शनेबल क्लेम। वैसे आपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा होगा तो इसमें आया होगा। ग्रोइंग क्रॉप्स, खड़ी फसलें, ग्रास, जो भी चीज़ें जमीन, ग्रास है, घास, थिंग्स अटैच टू, जो कि अटैच है, और फॉर्मिंग पार्ट, मेन पार्ट है लैंड का, ज़मीन का, विच आर एग्रीड टू बी सर्व, सब मतलब जिन्हें अलग किया जा सकता है। मतलब जब तक घास, पेड़ पौधे ज़मीन से अटैच हैं तब तक तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। पर जब आप उस पेड़ को काट देते हैं, जैसे कोई ट्री है, ये ट्री है, ये ज़मीन से अटैच है, तो जब तक ये ज़मीन से अटैच है ये थिंग्स कोई भी, तब तक तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है और इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। पर जब आप इस ट्री को काट देते हैं, ठीक है, और लॉट लट्ठे बना देते हैं, लकड़ी के टुकड़े कर देते हैं और फिर उसे बेच रहे होते हैं किसी को, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये लाइन यही बोल रही है, ग्रोइंग क्रॉप्स, खड़ी फसलें, ग्रास एंड थिंग्स अटैच, कोई भी सामान जो कि अटैच है टू अ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, जमीन से जुड़ा हुआ है, विच आर एग्रीड, आप सहमत हो, टू बी सब मतलब अलग करना, आप उसे तोड़ के जमीन से हटा के ले जा सकते हैं, बिफोर सप्लाई, बेचने से पहले, अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई, सेक्शन 2 क्लॉज 52। तो गुड्स की डेफिनेशन बहुत इजी थी। गुड्स की डेफिनेशन ये है कि कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जिसे इजीली एक जगह से दूसरी जगह आप ले जा सकते हैं, वो गुड्स है। अदर देन मनी मतलब जो फैशन में है, जो भी आरबीआई ने अलाउ कर रखे हैं, जो नए नोट और करेंसी है आपके पास, जिससे आप पैसे दे के कुछ खरीदते बेचते हैं, उस पर जीएसटी लगेगा। पर हाँ, पुराने सिक्के वगैरह उनकी बात नहीं की जा रही, करंट मनी की बात की जा रही है। एंड सिक्योरिटी, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड जो आप बेचते हैं, इन पे नहीं लगेगा। बट इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम, अभी आप समझेंगे एक्शनेबल क्लेम क्या होता है। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, जो कि जमीन से जुड़ी हुई हैं चीज़ें, विच आर एग्रीड टू बी सर्व, जिन्हें अलग किया जा सकता है, किया जाएगा, बिफोर सप्लाई, बेचने से पहले, और अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और बेचने से पहले आप इन्हें अलग करके बेचेंगे, तो ये गुड्स की डेफिनेशन में कवर्ड होंगे। अब हम इस डेफिनेशन का डीप एनालिसिस करते हैं ताकि आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई कि गुड्स वो है जो मूवेबल है, जिसे इजीली एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो ये गुड्स की डेफिनेशन में आएंगे। पर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक डेफिनेशन दी थी गुड्स की, जो हम रीड करते हैं। एक पर बहुत फेमस केस था इंडिया में, तो ये नॉलेज के लिए आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, पढ़ने। फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स डेफिनेशन। अगर आपको लगता है ये चीज़ें आपको लिखनी चाहिए तो प्लीज़ आप नोट्स की कॉपी लेके बैठा करें, साथ के साथ लिख लिया करें, क्योंकि मैं बहुत बार रिपीट ही करता हूँ जनरली, तो सुनने से वैसे भी याद हो जाता है, पर कई चीज़ें बुक्स में नहीं होती, उन्हें और ढंग से समझाने के लिए अलग से कुछ टॉपिक्स बताने पड़ते हैं। देखिए, ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी कंसिडर गुड्स, ये तो पढ़ लिया आपने, मूवेबल प्रॉपर्टी को ही गुड्स माना जाएगा। इन द केस ऑफ, एक केस था बहुत फेमस इंडिया का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, निर्णय दिया था, यूनियन ऑफ इंडिया। बताया था अगर आप केंद्र सरकार के किसी डिपार्टमेंट पे केस करते हैं तो यूनियन ऑफ इंडिया नाम आता है, ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया। और अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में केस दाखिल करेंगे तो क्या नाम आएगा, स्टेट ऑफ राजस्थान, स्टेट ऑफ यूपी,
अगर आप केंद्र सरकार के किसी डिपार्टमेंट से प्रॉब्लम है, आप उसके खिलाफ कोई सूट फाइल कर रहे हैं या वो आपके खिलाफ कोई सूट फाइल कर रहा है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम नहीं आएगा, यूनियन ऑफ इंडिया का नाम आएगा, यूनियन ऑफ इंडिया, यूआई मतलब शॉर्ट में। और अगर आप स्टेट गवर्नमेंट से प्रॉब्लम है, किसी डिपार्टमेंट से आप स्टेट पे केस करना चाहते हैं, राज्य सरकार पे केस करना चाहते हैं, तो आपके चीफ मिनिस्टर का नाम नहीं आता, वहाँ पे स्टेट का नाम आता है, जैसे स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेज आपका नाम, या स्टेट ऑफ एमपी, ऐसे, ठीक है। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मतलब जिसके अगेंस्ट में केस है, दिल्ली क्लॉथ मिल्स का केस था, ये 1977 का डिसीजन है, और ऐसी मतलब सुप्रीम कोर्ट। अगर ब्रैकेट में राजस्थान लिखा होता या यूपी लिखा होता ब्रैकेट में, या एमपी लिखा होता, तब तो वो हाई कोर्ट का डिसीजन होता, ठीक है। पर यहाँ पे एससी लिखा है, सुप्रीम कोर्ट लिखा है, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। तो सुप्रीम कोर्ट, इसे अपेक्स कोर्ट भी बोलते हैं। आइनंसिएटेड मतलब बताया था, द प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल बताया था कि अगर ये शर्त पूरी होती है तो हम उसे गुड्स बोलेंगे, दैट टू बी कॉल्ड गुड्स। अगर ये कंडीशन पूरी करी जाती है तो वो चीज़ गुड्स कहलाएगी। क्या थी वो कंडीशन? द आर्टिकल्स मतलब कोई भी वस्तु, मस्ट बी सच, वो इस तरह की होनी चाहिए यार, कैपेबल ऑफ बीइंग बॉट, जिसे खरीदा जाता है, एंड सोल्ड इन द मार्केट। कितनी ईजी डेफिनेशन दी सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई भी वस्तु जिसे खरीदा और बेचा जाता है मार्केट में, वो गुड्स की डेफिनेशन में कवर्ड होगी। द आर्टिकल मस्ट बी समथिंग, कोई भी वस्तु ऐसी होनी चाहिए, विच कैन ऑर्डिनरी कम, जो ऑर्डिनरी मतलब डे टू डे बेसिस पे आती है, और कैन बी ब्रॉट, उसे खरीदा जाता है, टू द मार्केट में, एंड सोल्ड इन द मार्केट। यानी कोई भी चीज़ जो डे टू डे बेसिस पे आती है मार्केट में और जिसे खरीदा बेचा जाता है, वो गुड्स की डेफिनेशन में कवर्ड की जाएगी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने केवल इतना ही बोला, कोई भी आर्टिकल जिसे जो आता है मार्केट में बेचने खरीदने के लिए, उसे गुड्स माना जाएगा। Therefore, immovable properties that are attached to the earth, जो immovable property होती है जो अर्थ से अटैच होती है, लैंड एंड बिल्डिंग, कैन नॉट बी कंसिडर्ड गुड्स, उन्हें गुड्स नहीं बोला जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। गुड्स स्पेसिफिकली एक्सक्लूड मनी। अभी आपने पढ़ा था मनी को गुड्स नहीं माना जाता। मनी का मतलब बताया था जो करंट में चल रही है। द टर्म मनी हैज़ बीन डिफाइंड इन CGST एक्ट 2017 एज अंडर। मनी की डेफिनेशन दी गई है कि मनी में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। मनी मीन्स द इंडियन लीगल टेंडर। लीगल टेंडर मतलब जो फैशन में है अभी, जो आपके पास जो रुपए हैं 100 के नए नोट जो है, पुराने नोट तो बंद कर दिए थे बहुत साल पहले, अब नए नोट जो आ गए हैं, नई करेंसी आ गई है, उसे लीगल टेंडर बोलते हैं, क्योंकि वो लीगली एक्सेप्ट है, कोई उसे लेने से मना नहीं कर सकता। अगर आप मार्केट में कुछ खरीदने चाहते हैं तो नए नोट्स देके आप सामान ले सकते हैं। तो इंडियन लीगल टेंडर। और एनी फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी भी हो सकती है, डॉलर, पाउंड वगैरह भी हो सकते हैं आपके पास। कोई चेक आपको मिला, चेक तो आप समझते ही हैं। प्रॉमिसरी नोट, आप प्रॉमिसरी नोट भी आपने BRBP पढ़ा था, बिल ऑफ एक्सचेंज में। प्रॉमिसरी नोट और BRBP में क्या फ़र्क है, कोई पूछ ले आपसे तो क्या बोलेंगे? बिल्स रिसीवल वाला चैप्टर आपने पढ़ा था 11th क्लास में, 12th क्लास में, अपने फाउंडेशन में भी। बिल्स रिसीवल में बिल ऑफ एक्सचेंज, आप इसे शॉर्ट में बोलते थे बिल ऑफ एक्सचेंज। इसमें एक तो बिल्स रिसीवल आते हैं और प्रॉमिसरी नोट आते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट, सॉरी, बिल्स रिसीवल और प्रॉमिसरी नोट में क्या फ़र्क होता है? प्रॉमिसरी नोट में को आप किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इसमें एक फिक्स होती है। जैसे ए ने बी को एक नोट लिख के दिया, लीगल डॉक्यूमेंट होगा, कोर्ट का स्टैम्प लगा होगा कि मैं 2 महीने बाद तुम्हें पैसे दे दूंगा, बी का नाम है उसमें कि मैं बी को ही दूंगा पैसे, तो ये प्रॉमिसरी नोट है। इसमें प्रॉमिस किया गया है, एक पर्टिकुलर बंदे का नाम लिखा गया है, तो ये प्रॉमिसरी नोट है। आप इसको इंडोर्स नहीं कर सकते। बी ये नहीं कह सकता कि मेरे को ना देके तुम सी को दे देना, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि प्रॉमिसरी नोट में स्पेसिफिकली उस पर्सन का नाम लिखा होता है जिस पर्सन को आप देना चाहते हैं। तो इसमें 2 ही पार्टी होती है प्रॉमिसरी नोट में, एक प्रॉमिजी जिसने प्रॉमिसी और एक प्रॉमिसर। प्रॉमिसर जिसने प्रॉमिस किया, प्रॉमिस जिसने प्रॉमिस एक्सेप्ट किया है। जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में आप समझ चुके BR में, जैसे ए ने BR लिख के दिया, बिल्स रिसीवर होता है, ठीक है, मिस्टर बी को, कि 2 महीने बाद या तो बी को या उसके कहने पर मैं किसी को पेमेंट कर दूंगा, या तो मैं बी को दूंगा 2 महीने बाद पैसे, या उसके कहने पे किसी और को भी दे सकता हूं। तो इसमें 3 पार्टी हो सकती है। जैसे सपोज बी ने बोला मेरे भी पे सी को दे देना, तो अगर ये सी को दे रहा है अपना BR, तो ये इंडोर्समेंट कहलाता था। आप पढ़ चुके हैं बेसिस पर, इसे इंडोर्समेंट करना बोलते थे। और तो BR जो होता है बिल ऑफ एक्सचेंज में, BR में 3 पार्टीज हो सकती हैं, एक तो ड्रॉवी, ड्रॉवर और इंडोर्सी, जिसको आपने अमाउंट ट्रांसफर किया। इंडोर्समेंट का मतलब कोई अगर आपसे पूछे तो क्या बोलते थे आप 11th क्लास में? इंडोर्समेंट का मतलब अपना पैसा लेने का राइट किसी और को ट्रांसफर करना इंडोर्समेंट कहलाता है। वापस सुन ले,
अपना पैसा लेने का राइट। आपके पास राइट था कि आपको किसी से पैसे मिलने वाले थे, पर आपने वो राइट किसी दूसरे को ट्रांसफ़र किया, तो इसे इंडोर्समेंट बोलते हैं इस प्रोसेस को, और जिसको किया उसे इंडोर्सी बोलते हैं। तो एक तो ड्रॉवर होता है, बीआर में आप पढ़ चुके होंगे, बीएल्स रिसीवर में 3 पार्टी हो सकती है, तो ड्रॉवर, ड्रॉवी और इंडोर्सी। तो विल्स रिसीवर में 3 पार्टी हो सकती है, जबकि प्रोमिसरी नोट में 2 ही पार्टी होती हैं। तो प्रोमिसरी नोट भी मनी का ही पार्ट है, क्योंकि इसको एक कागज़ का टुकड़ा है कोर्ट का, जिसके बेस पे आपको किसी से पैसे मिलेंगे फ्यूचर में, और ये फैशन वाली जो करेंसी अभी जो पैसे चल रहे हैं वही तो देगा। ये थोड़ी अकबर के ज़माने के पैसे आपको दे देगा या 1000 साल पहले के सिक्के आपको देगा, ऐसा थोड़ी करेगा। तो ये मनी का ही पार्ट है, मनी पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ये प्रोमिसरी नोट, बीआर वगैरह पे कोई जीएसटी नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज तो आपको बता ही दिया, इस पर कोई जीएसटी नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी हो सकती हैं, प्रॉमिसरी नोट में 2 ही पार्टी होती हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट, हाँ ये भी समझ लें, एलओसी, लेटर ऑफ क्रेडिट की बात की जा रही है यहाँ पर। लेटर ऑफ क्रेडिट, जैसे मान लीजिए मिस्टर ए इंडिया में रहते हैं और मिस्टर जो डी हैं ये यूएसए में रहते हैं। अब मिस्टर ए अमेरिका के इस आदमी से यूएसए से कोई सामान इंपोर्ट कर रहे हैं, इसे इंपोर्ट बोलेंगे। जब बाहर का सामान इंडिया में मंगवाते हैं तो इसे इंपोर्ट करना बोलते हैं। आयात कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, आप हिंदी में आयात बोलते हैं, आप इंपोर्ट कर रहे हैं। एक क्रेडिट पे लेना चाहता है सामान, क्रेडिट मतलब उधार, उधार खरीदना चाहता है, तो क्या डी से उधार दे देगा? नहीं देगा, क्योंकि डी एक तो इंडिया में नहीं रहता पहली बात तो, और ये यूएस में रहता है, और ये जानता भी नहीं है को पर्सनली। अगर कोई दोस्त होता, रिलेटिव होता, फ्रेंड होता, तब तो आपको उधार दे भी देता कोई, पर ये तो अनजान आदमी है तो उधार तो देगा नहीं। और ये $1,00,000 का कॉन्ट्रैक्ट है, $1,00,000 की कोई सामान है जो ए डी से मंगवा रहा है। $1,00,000 का मतलब रफली हम 70-80 रुपीज़ भी माने डॉलर में, तो 80 लाख रुपीज़ का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इतनी बड़ी रकम ए के पास अभी है ही नहीं, पर उसे उस चीज़ को खरीदना है ताकि वो अपना बिजनेस इंडिया में कंटिन्यू कर सके। तो एक रास्ता है, ए क्या करेगा, अपने बैंक के पास जाएगा और अपने बैंक से रिक्वेस्ट करेगा कि आप मेरी गारंटी ले लीजिए, आप मेरी गारंटी दे दीजिए डी को, कि अगर मैं कल को फेल हो जाऊंगा ना पैसे देने में, तो आप चुका देंगे उसको पैसे। मतलब ए अपने बैंक के पास जाएगा, अपने बैंक से रिक्वेस्ट करेगा कि आप ऐसा करिए, एक डी जो है जिससे मैं सामान उधार खरीदना चाहता हूँ, आप उसको मेरी गारंटी दे दीजिए कि कल को अगर मैं पैसे नहीं दे पाया तो आप दे देंगे। और बैंक तो जनरली फेल होते नहीं है, बैंकों पे तो सभी विश्वास करते हैं, तभी तो आप बैंक में रुपए जमा कराते हैं, लॉकर लेते हैं, आप अपने ज्वेलरी लॉकर में रखते हैं, बैंक लॉकर में, क्योंकि आपको लगता है आपके घर से ज़्यादा बैंक ज़्यादा सेफ है। तो बैंक तो एक बहुत रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो कोई सा भी बैंक हो, प्राइवेट है पब्लिक। तो बैंक कहता है ठीक है, तो बैंक एक लेटर लिखता है इन फेवर ऑफ डी ऑन बिहाफ ऑफ ए, मतलब ए के बिहाफ पर डी को एक लेटर लिख के देता है कि कल को अगर ए नहीं दे पाएगा पैसे, इफ ए फेल हो जाएगा, तो बैंक पैसे दे देगा डी को फ्यूचर में। तो इस लेटर को क्या बोलते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट मतलब गुडविल, आपकी गुडविल की, आपके कैरेक्टर की जिम्मेदारी ले रहा है बैंक किसी थर्ड पर्सन के लिए। थर्ड पर्सन को आप पेमेंट करने वाले थे पर आपकी जिम्मेदारी ले रहा है, तो इसको लेटर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। और ये लेटर ऑफ क्रेडिट जो लिखने पे जब ये डी को दिया जाएगा तो ये कोई गुड्स नहीं है, ये कोई गुड्स नहीं माना जाएगा, ये कागज़ का टुकड़ा, और इस पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। क्लियर? तो लेटर ऑफ क्रेडिट समझ में आ गया होगा। लेटर ऑफ क्रेडिट मतलब जब जो बैंक है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, आप उससे रिक्वेस्ट करिए। इंडिया में भी हो सकता है, ये तो मेरे फॉरेन का एग्जांपल है, इंडिया में भी आप किसी को लेटर ऑफ क्रेडिट दे सकते हैं अपने बैंक से करवा के, और बैंक इसके बदले कुछ चार्जेस लेता है। कॉमन नॉलेज के लिए बताया तो कुछ चार्जेस देता है बैंक इस काम को करने के बदले। बैंक अपना प्रॉफिट भी तो देखेगा, ठीक है, तो बैंक चार्जेस लेगा आपकी गारंटी देने के। वो कितने होते हैं वो तो अलग अलग बैंक के होते हैं, उसे हमें डीप में नहीं जाना। हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है। जब कोई बैंक आपके बिहाफ पे, अपने कस्टमर के बिहाफ पे दूसरे पर्सन को गारंटी देता है कि कल को अगर मेरा कस्टमर फेल हो जाता है पेमेंट करने में तो मैं दे दूंगा तुम्हारा पैसा, तो इसे लेटर ऑफ क्रेडिट बोला जाता है। क्लियर? और ये कोई गुड्स नहीं है, इस पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। ड्राफ्ट तो समझते हैं, डिमांड ड्राफ्ट, ये बैंक से कभी आपने बनाया होगा। एक वर्ड होता है चेक और एक वर्ड होता है डिमांड ड्राफ्ट, या ड्राफ्ट बोल लें शॉर्ट में, डीडी भी बोलते हैं शॉर्ट में से, डिमांड ड्राफ्ट, डीडी।
चेक में क्या होता है, कागज़ का टुकड़ा होता है, एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट होता है क्या चेक में, उस चेक में आप नाम लिखते दे देते हैं। अगर नाम लिखा है तब तो वो अकाउंट पे ही चेक होता है। अकाउंट पे ही चेक मतलब जिस पर्सन का नाम लिखा है उस चेक पे उसे ही मिलेगा पैसा। आपने देखा होगा चेक पे से 2 लाइनें खींच देते हैं ऊपर हम, और यहाँ पे अकाउंट पे ही लिख देते हैं। अकाउंट पे ही मतलब जिस पर्सन का नाम है उस चेक पे, वही पर्सन उस चेक को अपने इन कैश करवा सकता है, अपने बैंक में डिपॉजिट करवा के पैसे में कन्वर्ट कर सकता है। और एक चेक है जिसपे साइन है केवल, जैसे मैंने किसी को पे चेक देना तो साइन कर दी, यहाँ पर अमाउंट लिख दिया, पर मैंने नाम नहीं लिखा, तो ये बियरर चेक हो गया। जिसपे किसी चेक का नाम, किसी बंदे का नाम नहीं है, उस चेक को बियरर चेक बोलते हैं। और इस पे कोई भी बंदा अपना नाम लिख के इस चेक को बैंक में जमा करा के पैसे में कन्वर्ट करवा सकता है। तो चेक भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, यानी एक अकाउंट पे चेक होगा। अकाउंट पे चेक तो वो होगा जिसपे किसी बंदे का नाम लिखा होगा स्पेसिफिकली, और वो चेक वो बंदा अपने बैंक में जमा कराकर उसे पैसे में कन्वर्ट कर सकता है, मनी में कन्वर्ट कर सकता है। और बियरर चेक वो होता है जिस चेक पे किसी का नाम नहीं होता, कोई भी बंदा जिसको वो चेक मिला है अपना नाम लिख के या किसी और का नाम लिख के वही बंदा अपने अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवा सकता है। तो चेक को तो गुड्स नहीं माना जाता, इस पे किसी तरह का जीएसटी नहीं लगता। जब आप किसी को चेक देते हैं तो ये नहीं माना जाएगा आपने कोई गुड्स बेचा या सर्विस दी है, आपको चेक देने पे कोई जीएसटी नहीं देना। डिमांड ड्राफ्ट भी बिल्कुल चेक जैसा ही होता है देखने में, डिमांड ड्राफ्ट भी चेक जैसा ही होता है। जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, जो साइंस के जनरली या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो चेक नहीं लेते हैं, डीडी लेते हैं जनरली। देखिए चेक में क्या होता है, पहले आप जैसे मान लीजिए मैंने आपको चेक दिया 1 लाख रुपए का, पर मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे, पर मेरे को उम्मीद थी कि 7 दिन बाद मुझे किसी पार्टी से पेमेंट मिल जाएगा, मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। इस उम्मीद पे मैंने आपको चेक दे दिया और कहा कि 10 दिन के आगे की डेट डाल दी। डेट तो आप डाल सकते हैं ना चेक में आगे की, ठीक है। तो 10 दिन बाद मैंने आपसे कहा आप इस चेक को ले जाइए मेरे से, 10 दिन बाद बैंक में डिपॉजिट कराना और आपको कैश मिल जाएगा। पर 7 दिन बाद मेरे अकाउंट में पैसा आता नहीं, उस पार्टी ने मना कर दिया, वो देने में इनकेपेबल है, वो नहीं दे रही, तो मेरे अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है, जीरो बैलेंस है, सपोज कुछ भी पैसा नहीं है, और मैंने तो आपको चेक दे दिया और आपने चेक डिपॉजिट करवा दिया 10 दिन बाद बैंक में, तो और पैसा है ही नहीं मेरे अकाउंट में, तो कैसे आएगा आपके अकाउंट में? भाई चेक जमा कराने पे क्या होता है, जिस पर्सन ने आपको चेक दिया उस पर्सन के अकाउंट से तो पैसे काट देता है। जैसे 10 लाख थी मेरे अकाउंट में, सपोज मैंने आपको 1 लाख का चेक दिया, तो 1 लाख कट जाएंगे, 9 लाख बचेंगे, और आपके अकाउंट में 15 लाख थे पहले से, 1 लाख रुपए ऐड हो जाएंगे। यही होता है, जब आपको चेक मिला है तो आपके अकाउंट में तो पैसे आएंगे, और मैंने दिया तो मेरे अकाउंट से पैसे कट जाएंगे और आपके अकाउंट में बढ़ जाएंगे, पर मेरे अकाउंट में तो बैलेंस ही जीरो है, तो ये चेक आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं आएगा, तो ये चेक बाउंस हो जाएगा। इसे बोलते हैं चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया। अगर बैलेंस नहीं है तो चेक बाउंस हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा तो अब आप पे पेनल्टी कुछ चार्जेस लेगा बैंक, मेरे से भी और आपसे भी। तो ये और ये गलत है, किसी से पैसे लेके आप उसको चेक दे रहे हैं, बाद में वो बाउंस होता है, तो ये केस भी बन सकता है, वो बंदा आप पे सूट फाइल कर सकता है कि पैसे टाइम पे नहीं दे रहा है। पर डीडी में क्या होता है, इससे बचने का एक तरीका है। ऐसे बाउंस होते हैं ना चेक कई बार, इससे बचने का एक तरीका है, आप पार्टी से बोलिए कि नहीं डीडी बना के दो, चेक नहीं लेते आप, आपने रूल बना रखा है हम तो डीडी लेते हैं, चेक नहीं लेते। डीडी में क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने जा रहा हूँ, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस है 2 लाख रुपीज़, और उसने बोला कि हम चेक नहीं लेते, या तो ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं या डीडी लेते हैं, डिमांड ड्राफ्ट लेते हैं, ये देखने में चेक जैसा ही होता है। तो मैं अपने बैंक के पास जाऊँगा, सपोज मेरे बैंक अकाउंट में 7 लाख रुपीज़ हैं, मैं कहूँगा कि मुझे एक्स कोचिंग में पढ़ना है, एक्स कोचिंग मान लीजिए उस कोचिंग का नाम है, तो मुझे डीडी बनाने को कह रहा है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट, वो स्कूल या कॉलेज, कॉलेज भी हो सकता है, स्कूल भी हो सकता है, कोई भी अथॉरिटी हो सकती है। तो आप अपने बैंक से कहते हैं कि मुझे डीडी बनवाना है 2 लाख रुपए का, तो बैंक क्या करेगा, पहले ही हाथों हाथ आपके 2 लाख रुपए आपके अकाउंट से काट देगा, आपके अकाउंट में 5 लाख ही बैलेंस रह जाएगा। फिर आपको डीडी बना के देगा कि चेक जैसा ही होता है देखने में, उस पर कोचिंग का नाम लिखा होगा, और फिर आप ये डीडी को ले जाके दे देंगे, और ये कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने बैंक में लगा के उस डीडी को कैश में कन्वर्ट कर लेगा। यानी डीडी कभी बाउंस ही नहीं हो सकता, क्योंकि आपके अकाउंट से पहले ही पैसे कट जाते हैं जब डीडी बनाया जाता है। जबकि चेक बाउंस हो सकता है, आपके अकाउंट में पैसे हैं या नहीं है, फिर भी आप चेक दे सकते हैं किसी को, पर अगर आप बाद में वो चेक डिपॉजिट करवाते हैं अपने बैंक में बंदा और आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, तो आप वो चेक बाउंस हो जाता है, चेक डिसऑनर हो जाता है। पर डीडी कभी डिसऑनर नहीं हो सकता, डिमांड ड्राफ्ट, क्योंकि इसमें पहले ही आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, और फिर उस बंदे को जब आप देते हैं वो चेक लगा डीडी लगा के उसे रुपए में कन्वर्ट करा सकता है। तो डीडी कभी बाउंस नहीं हो सकता, डिसऑनर नहीं हो सकता डिमांड ड्राफ्ट, जबकि चेक बाउंस हो सकता है। तो ड्राफ्ट पे भी, डीडी बनाने पे भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा।
पे ऑर्डर मतलब किसी को आप पैसे भिजवा रहे हैं, कोई पे ऑर्डर कर रहे हैं, उस पर भी जीएसटी लगेगा। ट्रैवलर चेक होता है, फॉरेन घूमने जाते हैं तो आपको ट्रैवलर चेक ले सकते हैं बैंकों से, कि आप वहाँ जाके उन चेक को घूमने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉरेन में जा रहे हैं, आपको चेक मिल गए डॉलर के, ट्रैवलर चेक मिल गए, तो अमेरिका घूमने जा रहे हैं तो उन चेक्स को आप दे के डॉलर ले सकते हैं अमेरिका में। तो ये भी मनी है, मनी में यानी ये सब कॉमन सेंस लगाइए, सारी चीज़ें मनी में ही कन्वर्ट हो रही हैं, पैसे से रिलेटेड है, तो मनी पे कोई जीएसटी नहीं है। मनी ऑर्डर तो आप करते हैं, किसी को पैसे भिजवाने तो मनी ऑर्डर कर सकते हैं, आप पोस्टल से भेज सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक रेमिटर ऑनलाइन भी पैसा किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, देखिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट आ गया, किसी भी तरीके से आप किसी को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं रिकॉग्नाइज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पर आरबीआई ने अलाउ कर रखा है, जैसे फोन पे कर रहे हैं, पेटीएम कर रहे हैं, गूगल पे कर रहे हैं एक्सेट्रा, ये सब रिकॉग्नाइज इंस्ट्रूमेंट है जिनसे आप पैसा ट्रांसफर करते हैं, आरबीआई ने अलाउ कर रखा है। व्हेन यूज एज ए कंसिडरेशन, आप कंसिडरेशन दे रहे हैं किसी को टू सेटल एन ऑब्लिगेशन, आप पैसे किसी को क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आपको अपनी ऑब्लिगेशन चुकानी है, कोई लाइबिलिटी आपको पे करनी है। और एक्सचेंज विद इंडियन लीगल टेंडर ऑफ अनदर डिनोमिनेशन, आप इंडियन लीगल टेंडर को अनदर डिनोमिनेशन में भी चेंज कर सकते हैं, जैसे आप रुपए को डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, डॉलर को रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये भी रुपये में है ट्रांजेक्शन, इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा कन्वर्ट करने पे। बट शैल नॉट इंक्लूड एनी करेंसी, पर इसमें वो करेंसी नहीं आएगी दैट इज हेल्ड फॉर इट्स न्यूमिस्मेटिक वैल्यू, जिसकी न्यूमिस्मेटिक वैल्यू होती है सेक्शन 2 क्लॉज 75। अब न्यूमिस्मेटिक वैल्यू क्या होती है पढ़ेंगे नीचे, पर मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। कई लोगों को पुराने सिक्के, पुराने नोट इकट्ठे करने का शौक होता है, तो जैसे मान लीजिए आपके पास अकबर के ज़माने के ब्रिटिश टाइम का कोई क्वाइन है 1 रुपये का, उस पर 1 रुपये लिखा हुआ है, या कोई कागज पुरानी करेंसी जो बंद हो चुकी है, जो चलते नहीं है, नोट आउट ऑफ फैशन हो चुके हैं, ये 100 रुपये का नोट है आपके पास, तो ये एंटिक चीज़ें होती हैं। एंटिक चीज़ समझते ही हैं, प्राचीन चीज़ें हैं, एंशियंट टाइम की चीज़ें हैं, जो निकल गया। एक रुपये का सिक्का है अकबर के ज़माने का, या मौर्य काल का, या आपके पास ब्रिटिश टाइम का, तो आज आप इसे बेचने जाएंगे तो क्या 1 रुपये में मिलेगा क्या? नहीं, आपको हो सकता है लाखों रुपये मिल जाए। जिन लोगों को शौक होता है एंटिक चीज़ें खरीदने का, वो आपसे पुराने सिक्के वगैरह खरीद सकते हैं, तो इनकी वैल्यू ज़्यादा होती है ना, जो लिखा हुआ है उससे ज़्यादा। 100 रुपये का पुराना नोट है आपके पास 100 साल पहले का, तो इसकी वैल्यू आज 100 रुपये नहीं होगी, ऑब्वियसली कुछ लाखों में भी हो सकती, करोड़ों में भी हो सकती, कोई एंटिक चीज़ है तो जो पुराने सिक्के होते हैं, कलेक्शन, जो पुराने नोट होते हैं, जो आउट ऑफ फैशन हो चुके हैं, जो लीगल टेंडर नहीं है, जिन्हें आप दे के कोई चीज़ खरीद नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, उनमें जो लिखा होता है उससे कहीं ज़्यादा है उनकी वैल्यू, तो इन्हें न्यूमिस्मेटिक वैल्यू बोला जाता है। तो पढ़ देता हूँ मैं। न्यूमिस्मेटिक वैल्यू करेंसी इज नॉट लीगल टेंडर, ये आउट ऑफ फैशन हो चुके हैं, चलते नहीं है, बट हैज़ अ कलेक्टेबल वैल्यू, इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इट कैन बी बॉट एंड सोल्ड, इन्हें भी बेचा खरीदा जाता है। दैट इज इन सिंपल वर्ड, अगर हम साधारण शब्दों में बोलें, ओल्ड करेंसी विच इज़ नॉट इन फैशन, ओल्ड करेंसी है ये जो फैशन में नहीं है। तो ये जो है मनी की वैल्यू में आपने पढ़ लिया, गुड्स की वैल्यू में मनी को इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ये क्लास इतनी लेते हैं, अभी डेफिनेशन को और डीप एनालिसिस करेंगे। अभी हमने केवल इतना ही समझा है कि गुड्स में मूवेबल प्रॉपर्टी आती है, जिसे इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है। जब तक कोई चीज़ ज़मीन से परमानेंट अटैच है तब तक तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, पर आप उसे बेचने से पहले उस ज़मीन से हटा देते हैं तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाती है। पर लैंड बिल्डिंग हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी है, क्योंकि ज़मीन से परमानेंट अटैच ही रहेंगे, तो लैंड बिल्डिंग पे कभी भी जीएसटी नहीं लगेगा। गुड्स की डेफिनेशन में मनी इंक्लूड नहीं है। मनी में क्या पढ़ ही लिया, मनी का मीन जो करंट में चल रहा है लीगल टेंडर, वो मनी है, या कोई भी ऐसा मेथड जिसे आरबीआई ने रिकॉग्नाइज कर रखा है। पर जो न्यूमिस्मेटिक वैल्यू है, जो ओल्ड करेंसी है, जो आउट ऑफ फैशन है, अगर आप इसे बेचेंगे तो जीएसटी लगेगा, क्योंकि इनकी वैल्यू ज़्यादा होती है मार्केट में। अब मेरी बारी, मतलब रिवीजन टाइम है, डेली 5-10 मिनट अपन रिवाइज भी करेंगे पुरानी चीज़ें, ताकि आपको बेसिक चीज़ें हमेशा पता रहें। जीएसटी लाने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करना पड़ा। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट आया कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने के लिए? 101, आपने पढ़ा था 101 अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ा, क्योंकि जीएसटी का टॉपिक था ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में। बिना कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी सरकार कानून ही नहीं बना सकती, तो पहले हमें जीएसटी का टॉपिक जोड़ना पड़ा। इसके लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था? 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया। इसमें नया आर्टिकल 246A जोड़ा गया, जीएसटी लगाने के लिए नया आर्टिकल जोड़ा गया कॉन्स्टिट्यूशन में 246A। इस आर्टिकल में फर्स्ट पॉइंट में तो ये बोला गया कि अगर इंट्रा स्टेट सेल हो रही है, एक स्टेट में ही सेल हो रही है, तब तो दोनों सरकारों को राइट है जीएसटी लेने का, यानी सीजीएसटी भी लिया जाएगा, एसजीएसटी भी लिया जाएगा, और यूटी है तो यूटी जीएसटी लिया जाएगा।
और दूसरे क्लॉज में लिखा गया अगर इंटर स्टेट हो रही है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, INTR इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान आप बेच रहे हैं, तो इंटर स्टेट पे केवल पार्लियामेंट को राइट होगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट होगा GST लेने का, और यहाँ पे IGST लगाया जाएगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो GST लाने के लिए सबसे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 में पास हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 101 हमने बनाया अलग से, तो इसमें नया आर्टिकल जोड़ा गया कॉन्स्टिट्यूशन में 246A। इस आर्टिकल का फर्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि विद इन स्टेट सेल हो रही है, यानी इंट्रा INTR इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट सेल हो रही है, तो दोनों सरकारें GST चार्ज करेंगे, यानी CGST भी लगेगा और SGST भी लगेगा। और यूनियन टेरिटरी है तो SGST की जगह क्या लग जाएगा, UTGST लग जाएगा। और अगर सेकंड पॉइंट में बोला गया कि अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट आप बेच रहे हैं, जिसे इंटर स्टेट बोलते हैं, INTR इंटर स्टेट, तो वहाँ पे केवल पार्लियामेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट होगा GST चार्ज करने का। फिर आपने पढ़ लिया था कि जो अल्कोहलिक लिकर है, जो शराब आप बनाते हैं फॉर ह्यूमन कंजम्पशन मानव उपयोग के लिए, उस पर GST नहीं लगता। शराब जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बनाया जा रहा है, जो अल्कोहल बनाई जा रही है मानव उपयोग के लिए, उस पर GST नहीं लगेगा। तो इस पे GST नहीं लगेगा, ये GST के दायरे में नहीं आता। तो इस पर एक तो स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है आज भी, क्योंकि इस पर वही पुराने टैक्स लगेंगे, स्टेट लेती है एक्साइज ड्यूटी, और प्लस वैट लगेगा। अगर विद इन स्टेट बेचेंगे तो वैट लगेगा, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेचेंगे तो CST सेंट्रल सेल्स टैक्स जो पुराने पहले लगता था, एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेचेंगे तो CST लगेगा। यानी शराब पर वही टैक्स लगेंगे जो पहले लगते थे। शराब ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बना रहे हैं तो ये GST के दायरे में नहीं आती है। एक तो स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगेगी और इस पर वैट लगेगा। अगर विद इन स्टेट बेचेंगे तो वैल्यू एडेड टैक्स यानी सेल्स टैक्स लगेगा, और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेचेंगे तो CST लगेगा। टबैको एक ऐसा प्रोडक्ट है जिस पे GST भी लगता है और पुराने टैक्स भी लगते हैं, यानी इस पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी, और इस पे GST भी लगेगा। टबैको एक ऐसा प्रोडक्ट है जिस पे पुराने टैक्स भी लग रहे हैं और GST भी लग रहा है, क्योंकि तंबाकू से रिलेटेड प्रोडक्ट को गवर्नमेंट महंगा करना चाहती है पब्लिक इंटरेस्ट में, तो इस पे पुराने टैक्स भी लगते हैं और नया टैक्स GST भी लगता है, यानी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी और GST भी इस पे चार्ज होगा। फिर ओपीएम आपने पढ़ा था, ओपीएम और इंडियन हेम्प और नारकोटिक ड्रग्स, नशीली चीज़ें। ओपीएम इंडियन है यानी अफीम गांजा, नारकोटिक ड्रग्स मतलब नशीली चीज़ें। ये भी एक्सेप्शन है, मतलब इसमें कि इन पे पुराने टैक्स भी लगेंगे और नए GST भी लगेगा। पुराने टैक्स मतलब इस पे स्टेट के पास पावर थी एक्साइज ड्यूटी नहीं की, तो आज इन पे अभी भी स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है और GST भी लगता है। यानी ये दो प्रोडक्ट जो ऊपर आपने पढ़े, इन पे आज भी पुराने टैक्स भी लग रहे हैं और GST भी लग रहा है, पर फर्क है टबैको पे तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में बार बार बोल रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाएगी एक्साइज ड्यूटी, और GST भी चार्ज होगा टबैको पे, तंबाकू प्रोडक्ट्स पे। ओपीएम, अफीम, इंडियन अफीम गांजा जो होता है, नारकोटिक नशीली दवाएं जो होती है, नशीली चीज़ें जो होती हैं, इन पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है इन पे। सेंटर ने देखिए स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है, पुराना टैक्स भी लगेगा और GST भी लगेगा। गवर्नमेंट चाहती है कि ये चीज़ें महंगी हो जाएं। फिर आपने पढ़ लिया था 5 प्रोजेक्ट आज भी GST के दायरे में नहीं आते। ये प्रोडक्ट उस दिन से GST के दायरे में आएंगे जिस दिन GST काउंसिल जो सेक्शन 279A में प्रेसिडेंट ने GST काउंसिल बनाई है। GST काउंसिल का काम क्या होता है, सरकार को टाइम टू टाइम रिकमेंडेशन देना, सुझाव देना कि किस प्रोडक्ट पे GST की रेट क्या होनी चाहिए, कोई GST में प्रॉब्लम आ रही है तो उसे सुलझाना, स्टेट और सेंटर के बीच कोई डिस्प्यूट है तो उसे दूर करना। तो 279A में जो GST काउंसिल बनी है, इसने ये जिस दिन से बताएगी उस दिन से इन प्रोडक्ट पर GST लगेगा। अभी इन पे GST नहीं लगता, यानी इन पे वो पुराने टैक्स ही लगते हैं जो पहले से लगते आ रहे हैं। तो क्रूड ऑयल कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, एक पेट्रोल जिसे हाई स्पीड डीजल ऑयल भी बोलते हैं आप, ठीक है, डीजल, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो एरोप्लेन्स में डाला जाता है। ये 5 प्रोडक्ट ऐसे हैं, इन पर GST उस दिन से लगेगा जिस दिन GST काउंसिल रिकमेंडेशन देगी, सरकार को सुझाव देगी। अब तक इन पे पुराने टैक्स ही लगते हैं, यानी वही एक्साइज ड्यूटी लगती है इन पे और वही वैट लगता है। अगर विद इन स्टेट बेच रहे हैं तो वैट लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेच रहे हैं तो CST लगता है, सेंट्रल सेल्स टैक्स, और एक्साइज ड्यूटी तो लगती है। क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, मैं आपकी कोई हेल्प कर पा रहा हूँ आपके स्टडी में, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी बताइए ताकि हमें अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ। और अगर आप CA कर रहे हैं, CMA कर रहे हैं, तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताइए कौन से शहर से, कौन से स्टेट से आप पढ़ाई कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।